तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा कोई भी चार्ज पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज, फर्स्ट कंडीशन है अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, हाँ पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। लिखिए दूसरा कंडीशन है अगर हमारा कोई भी चार्ज निगेटिव है तो किसी भी पॉइंट से, उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड दी, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड चार्ज। ये इसकी बहुत प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी आगे इसके लिए हमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो प्रॉपर्टी थी, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगला देखते हैं हम लोग, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें देखना है क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें E इक्वल टू क्या पता है, F अपॉन क्या पता है, Q नॉट पता है। इसके बारे में हम लोग कल ही देख लिए थे कि ये कैसे आया था। अभी लिखना शुरू मत करो, लिख लेंगे, टाइम देंगे, पहले समझना शुरू करो, क्योंकि एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते, ठीक है। या तो लिखेंगे तो सारा दिमाग तो वहाँ पे रहेगा, और समझेंगे तो सारा दिमाग यहाँ पे रहेगा। एक बार समझ लो, 2 मिनट लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कल क्या पढ़े थे, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे क्या है, एक क्या है, पॉइंट चार्ज, या कोई टेस्ट चार्ज है, उसके बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, R। यहाँ पे क्या लगेगा, कूलॉम्स लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, कूलॉम्स लॉ हम लोग देखते हैं F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है। इसी कूलॉम्स लॉ में इन दोनों चार्जों को रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा K Q इंटू कितना आ जाएगा, Q नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इस F की वैल्यू ले जाके यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। बताओ आमिर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस F की वैल्यू यहाँ ले जाकर उठा के रख देते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 14 the value इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट रख देते हैं। जब इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, E इक्वल टू, और ये क्या लिखा हुआ, F इक्वल टू K Q इंटू Q नॉट अपॉन कितना, R स्क्वायर। तो यहाँ पे F पर सारी वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K Q अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। एक तो ये लिख सकते हो, और अगर लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, क्योंकि K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हम कई सारे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अभी सर्कुलर रिंग पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे निकाला, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई Q नॉट था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करना है। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से क्या करें, पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, R है। यहाँ पे Q इक्वल टू हमने क्या लगाया, कूलॉम्स लॉ लगा के K इक्वल टू F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ ये ऑलरेडी हमारा होता भी है। उसी को हमने क्या किया, इन्हीं दोनों चार्जों के बीच में हमने इस पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई किया। कूलॉम्स लॉ अप्लाई करने के बाद फोर्स की वैल्यू ले जाके हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया,
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो क्लियर है ना सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाएगा नॉर्मल कितना होता है तो E इक्वल टू F/Q नॉट, लेकिन अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r²। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, देखो दूसरा राइटिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पे क्या होगा? देखो ये अगर हमारा क्या है, एक सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग के सरफेस पे क्या है, कोई भी चार्ज है कि कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज या क्यू लिख सकते हो डायरेक्ट, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कोई भी अगर सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रूप है, तो उसका क्या होगा, अपना एक रेडियस होगा, ठीक है, क्या होगा, रेडियस होगा, और ये रेडियस क्या होगा, आर ही होगा। इस रेडियस को हम लोग क्या मान रहे हैं, आर। अब इस सरफेस से किसी एक पॉइंट में हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। इस सरफेस से इसको अगर हम ऐसे ऐसे मिला दिया तो बताओ ये कुछ ट्रायंगुलर शेप ले रहा है, ठीक है, ये क्या है, आर है, और इस सेंटर से ये पूरी डिस्टेंस कितनी मान ले रहे हैं हम, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, क्या मान ले, डी, चलो डी मान ले, डी मान ले। अब इसको हम क्या मान ले, एस मान लेते हैं या एच मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, एस मान लें, एच मान लें, जो मानना हो मान लें, चलो ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। ये बताओ ये 90 डिग्री एंगल बना है कि बना है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर इस लाइन को हमने क्या किया, ऐसे एक इमेजिनरी लाइन को हमने ऐसे बढ़ा दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं लाइन, तो ये लाइन जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से इसको निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। जिसको थीटा टच करता है और यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये क्या ई है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, और इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर साइड क्या होगा, ई साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ पे कि नहीं? इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आया? ये अगर 90 है तो ये थीटा है, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम दो कंपोनेंट में ब्रेक किए तो जिस डायरेक्शन जिस लाइन को थीटा टच कर रहा है वो हमारा होगा ई कॉस थीटा, और ये होगा ई साइन थीटा। हमें क्या निकालना, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। और ये चार्ज हमारा क्या है, क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। तो अब लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम अभी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या q अपॉन कितना r स्क्वायर, ये तो निकाला है q अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे q चार्ज है ना, चार्ज क्या हमारा चार्ज बेसिक। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या होगा, ये क्या होगा Q, ये साइन ये वाला कंपोनेंट लेंगे Q cos थीटा। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये वाला कंपोनेंट लेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस क्या ले रहे हैं? डी डिस्टेंस यहाँ से ले रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा? और D। क्या होगा टाइम कितना होगा? क्या चीज? cos थीटा q बाई कितना हो जाएगा? cos थीटा। अच्छा हमें ये पता है कि ये अगर cos थीटा है, अगर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? cos थीटा, इसको मिटा दें। जब इस ट्राइंगल में लिखेंगे, इस ट्राइंगल में क्या लिखेंगे? cos थीटा। इस ट्राइंगल में जब हम cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या? जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही तो होगा। हाँ डी बाई क्या होगा? यस एस। तो डी बाई कितना होगा? एस। और क्या होता है ये? बेस अपॉन कितना होता है? हाइपोटेन्यूस ही तो होता है। ठीक है, यही तो होता है। cos थीटा पे क्या हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई एस। cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई डी, और cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? डी बाई कितना लिख सकते हैं? तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? e इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन कितना लिख सकते हैं? S। एक तो ये हो गया q अपॉन s। लेकिन यहाँ यस क्या है? यस को तो हमने यस ऐसे मान लिया, लेकिन ये यस जो है, यस को, अच्छा ये आर डी स्क्वायर था ना, ये क्यों नहीं बता रहा डी स्क्वायर था? तो एक ही तो डी कटेगा, तो ये आ जाएगा डी एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी इंटू एस आ जाएगा। यहाँ देखो ये यस जो है, यस क्या है? इसको और इसको मिला के तो ये हाइपोटेन्यूस तो बनेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये एस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। इस आर स्क्वायर एस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट लिखो या ना लिखो, इसको लिख लो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर कितना? हाफ। अंडर रूट का मतलब कितना होता है? पावर हाफ ही तो होता है। इस यस की वैल्यू लाके इसमें उठा के रख दो, इस यस की वैल्यू लाके इसमें उठा के रख दो। जब इस यस की वैल्यू लाके इसमें उठा के रखेंगे तो यह e इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा? q बाई, और यहाँ पे कितना है? ऑलरेडी क्या है? d है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2। तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है, ठीक है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लेंगे ये लेंगे, ठीक है। ये जो हम d ले रहे थे, ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम ये डिस्टेंस ये नहीं लेंगे। अगर ये d लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये क्यूब में आना चाहिए 3/2 के फॉर्म में, इसका पावर कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आना चाहिए q अपॉन, ये जब आएगा f, क्या आ जाएगा? s स्क्वायर। तो एस स्क्वायर में इसको स्क्वायर का वैल्यू इसको रखेंगे तो 1/2 से कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ में हम लोग क्या करेंगे? ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 1/2, और इनटू इसी में होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमारा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर कितना आएगा? 3/2। तो हमें कुल मिला के ये रहना, हमारा डिस्टेंस क्या होगा? एस हम लेंगे, और यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या होगा? क्योंकि हम इस पॉइंट से नहीं निकाल रहे, चार्ज हमारा अंदर तो है नहीं, चार्ज हमारा कहाँ पे? सरफेस पे। तो सरफेस से ये पॉइंट हम ले रहे हैं, ठीक है। सरफेस से इस पॉइंट, क्योंकि इंटरनल अगर चार्ज निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सब कुछ सही है, बस यहाँ पे क्या कर लेंगे? एस स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? एस स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस स्क्वायर इंटू एफ क्या हो जाएगा? एफ क्यूब। तो ये डी हट के यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये जो हमारा एस क्यूब था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई यस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सीधा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
और ये 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। और देखो इसमें क्या करना है कि हमें देखना है एक बार, हाँ एक बार हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पे देखना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस पे देखेंगे, सरफेस पे देखेंगे, तो सरफेस पे देखने का मतलब है कि आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे लेंगे आर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, और ये जो आर और डी इक्वल हो गया तो ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को प्लस आर स्क्वायर कर लेंगे और ये कितना होगा 3/2, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना, इसको डायरेक्ट ये लिख लेते हैं और ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2। देखो इससे 2 कट जाएगा तो ये E इक्वल टू कितना आएगा K, और ये कितना हो जाएगा Q, और ये कितना हो जाएगा 2R Q को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8R3, तो सीधे लिखेंगे 8R3, ठीक है। आगे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, जब सरफेस पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से इस पॉइंट से सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो d है, ये जब सरफेस पे देखेंगे, सरफेस का मतलब यहाँ पे, जब सरफेस पे देखेंगे तो r और d क्या हो जाएगा इक्वल हो गया। जब r और d इक्वल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन 8R3। अच्छा, जब सरफेस पे देखा, सरफेस पे देखने के बाद हम कहाँ पे देखते हैं, सेंटर पे देखते हैं। कहाँ पे देखेंगे, सेंटर पे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे देखेंगे तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब सेंटर पे देखेंगे तो D की लेने की जरूरत है, तो D इक्वल टू 0, तब D इक्वल टू 0 तो इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, D की वैल्यू रखेंगे। जब D की वैल्यू रखेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा K, डायरेक्ट लिखने कोई दिक्कत नहीं होगा, K और ये हो जाएगा Q, और D की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा R2, तो ये डायरेक्ट कितना लिख देंगे R2, ठीक है। क्या हो जाएगा R2। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखा, सरफेस पे देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ देखा, सेंटर पे देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ देखा, इस पॉइंट पे देखा। कहाँ पे देखा, पॉइंट पे देखा। तो जहाँ जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या होता है, इसके सेंटर पे क्या हो सकता है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पे हमें फाइंड करना था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पे फाइंड करना था तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर रिंग ड्रॉ किया। जब सर्कुलर रिंग ड्रॉ किया तो उस सर्कुलर रिंग पे हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया, क्यों किया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया, क्यों किया। चालू है ना, ये शुरू से करना है, शुरू से नहीं बनाना, नहीं उसी में चलना है ना, हाँ ठीक। तो इसमें क्या है, देखो एक सर्कुलर रिंग बनाया है, उस सर्कुलर रिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, क्यू है। अब चार्ज वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक सर्किल है, सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग की जो रेडियस है वो r है। अब ये सर्कुलर रिंग का हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसको सरफेस पे कर दिए तो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते सरफेस पे, ठीक है। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड करते हैं और वो पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब हमने क्या किया, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करने के लिए सोचा, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ना लेके हम डिस्टेंस क्या लेंगे, ये लेंगे। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये क्यू हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये हमने एंगल हमारा 90 डिग्री है, हमारा क्या थीटा। अब कोई भी चीज़ उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में पड़ा, कोई भी चीज़ इंसिडेंट जितना होता है उतना चला जाता है, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल पे क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, इसलिए मैंने इसको थीटा लिखा, इसको क्या लिखा, थीटा लिखा, ठीक है। अब ये क्या थीटा है और ये क्या तुम्हारा चार्ज क्या था, क्यू था। अब इस चार्ज को जब हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया तो जरूरी तुम्हें जो है
थीटा है उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो जिस लाइन को थीटा टच कर रहा है वो हमेशा किसको उसको क्या कहेंगे, क्यू कॉस थीटा। और ये किसमें कंपोनेंट किसमें ब्रेक होगा, क्यू साइन थीटा, क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट की वजह से, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे पहले निकालते हैं। जब पी पे हमने निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, E = 1/4πε0 QI कितना होता है, r स्क्वायर होता है, QI r² ही होता है। लेकिन हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, तो E = 1/4πε0 और कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है, चार्ज Q होता था, लेकिन यहाँ चार्ज कितना है, Q cos थीटा है, तो Q cos थीटा और डिस्टेंस क्या लेंगे, तो ये क्या होगा, s²। समझ आएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 और ये हो जाएगा हमारा Q/s², cos थीटा हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d/s, cos थीटा क्या हो जाएगा, d/s, ये नहीं लिखा हुआ है, क्या है, d/s मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ 1/4πε0 Q/d/s², इसको डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा QD, क्या लिखा, QD और s² × s कितना हो जाएगा, s³ हो गया। यहाँ तक क्लियर है। जब ये s³ हो गया तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने s² हमने s वैल्यू लिखा था, इसको डायरेक्ट हम डिस्टेंस को डायरेक्ट डिस्टेंस लिख सकते थे, नहीं तो हमने इसको s अगर मान लिया था तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस, तो यहाँ से निकालेंगे s की वैल्यू। s² क्या हो जाएगा, r² + d², s को हटाएंगे तो r² + d², ये पावर इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, चाहे अंडर रूट लगा दें चाहे क्या लिख दें 1/2, दोनों सेम ही है। इस यस की वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो E = 1/4πε0 QD अपान कितना हो जाएगा, f³ है, ये क्या था, यही तो है, ये अभी रखे नहीं है वैल्यू, तो E = 1/4πε0 QD और ये f की जगह क्या लिखेंगे, s की जगह लिखेंगे r² + d² का पावर 1/2, r² + d² का पावर 1/2, लेकिन यहाँ पे कितना है, क्यूब भी है, तो 3 × 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये कितना होगा अपना 3/2। जब 3/2 ये हमारा क्या हो गया, मेन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट P पे, पहला कंडीशन एट पॉइंट P पे ये निकल के आया है। दूसरा कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पे, सरफेस का मतलब क्या है कि r की वैल्यू अगर d के, अगर d को जो इतना लंबा d है इसको खींच के अगर सरफेस पे ले आए तो रेडियस होगी d के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए हमने लिखा r = d। तो जहां r है वहां d है, जहां d है वहां पे क्या कर देंगे r, तो d की जगह क्या कर देंगे r, तो E = 1/4πε0 यहाँ से q और यहाँ पे कितना है d, तो d है तो यहाँ पे क्या r² + यहाँ r रख दिया, तो यहीं पे कर सकते हो हम लोग, क्या यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे r रखा तो यहाँ पे भी r रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा r, क्या हो जाएगा r। तो जब इसको हमने सॉल्व किया r² + r² कितना हो जाएगा 2r², r² से ये 2 कट गया तो ये कितना आएगा 2r का क्यूब, कितना आएगा 2r का क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, E = k QR और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा r³, इस r से ये एक r कट गया तो कितना है QI r²। ये तो हमारा है दूसरा कंडीशन आया। दूसरे कंडीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E = k q, लिखा ही नहीं, k q अपान कितना हो जाएगा 8r², ठीक है, साइड में इसको लिख लेना। तीसरा कंडीशन हमारा है, तीसरा कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम सेंटर पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी d 0। अच्छा, इस r के अकॉर्डिंग, r के रेस्पेक्ट में अगर d की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी कर देंगे, d की वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, d की वैल्यू क्या मान लेंगे 0, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 0, तो यहाँ पे क्या है, इसी में हम लोग क्या रखेंगे E = 1/4πε0 QD, तो D की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 रखा तो ऊपर 0 रखा तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ गई 0। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन है। देखो उधर कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है, देखो चौथा कंडीशन या ऊपर दिख रहा है नहीं, चौथा कंडीशन एक और हमारा बन सकता है कि अभी हमने क्या किया, a को डिस्टेंस r के इक्वल कर दिया रेडियस के, तीसरा कंडीशन कर दिया हमने इसको सेंटर पे कर दिया, चौथा कंडीशन इस पॉइंट पे निकाल दिया, तीसरा चौथा कंडीशन जो भी, इस चौथा कंडीशन हम क्या करते हैं कि फोर्थ कंडीशन में करते हैं कि रेडियस के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस इतना ज्यादा, इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट पे निकाल लो,
तो क्या होगा, D ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R। तो D ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R। और R इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, Zero। क्या ले लेंगे, R इज इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन और तुम्हारा बन सकता है, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहीं रखेंगे क्या, K और क्या हो जाएगा, QD अपॉन क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे R की वैल्यू हमने क्या लिया 0, तो ये लिखा कितना 0 प्लस कितना D स्क्वायर का पावर 3/2। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं K Q D, और ये D स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो आ जाएगा DQ। तो एक D से ये कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू K Q और कितना हो जाएगा D स्क्वायर। एक कंडीशन तुम्हारा क्या बन सकता है, ये बन सकता है। तो फोर्थ कंडीशन हमारा क्या था, ये था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग पे हमने 4-5 कंडीशन के हम लोग निकाले। इसमें से अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो वो पूछ सकता है कि कहाँ से कैसे आया। क्लियर है ना सबको, लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, किसी को पता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पे दो चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अभी हमने बताया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज। अवे फ्रॉम चार्ज का मतलब क्या है कि वहां से इमिशन होगा, वहां से दूर जाएगी। और किसकी तरफ जाएंगी, नेगेटिव है तो टुवर्ड दी आती है, टुवर्ड दी चार्ज आती है। तो इसका मतलब अगर कोई दो चार्ज हैं, उस दोनों चार्ज पर एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ कहीं से निकलेगा और कहाँ पे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ऐसे निकलती है और ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। और दोनों तरफ से ऐसे यही कंडीशन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यही डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव क्या होती है, एंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है कि इसी प्रॉपर्टी में देखना है कि प्रॉपर्टीज ये क्या होता है, एक कर्व, ठीक है, एक कर्व बनाती है, एक सर्कुलर लूप नहीं बनाती। लूप बनाने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव से चली तो नेगेटिव पे एंड ना होकर फिर ऐसे एक सर्कुलर लूप बनाती हुई चली जाती है, ठीक है। तो जब मैग्नेट हम पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है वो सर्कुलर लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती है वो हमारे सर्कुलर लूप नहीं बनाती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे, प्रॉपर्टीज में क्या है, ये एक क्या है, दिस इज इमेजिनरी लाइन, क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसको खाली हम इमेजिन करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये नेवर इंटरसेक्ट करती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को कभी कट नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये डज नॉट क्लोज कर, डज नॉट मेक क्लोज कर। देखो क्लोज कर्व का क्या मतलब है, क्लोज कर्व का मतलब है अगर यहाँ पे एक मैग्नेट है और नॉर्थ मैग्नेट है और यहाँ पे साउथ मैग्नेट, अगर कोई फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से नॉर्थ से निकलती है, साउथ से होती हुई फिर ऐसे क्लोज कर्व बनाती है, तो ये क्या बनाती है, क्लोज कर्व, ठीक है। ऐसे इधर से भी होता है कि इधर से निकलती है, इधर पूरा एक क्लोज कर्व बनाती है, लेकिन ये क्लोज कर्व नहीं बनाती, ये पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। समझना है कि नहीं है? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नो इमिशन, क्या होगा, नो इमिशन नहीं होगा, क्योंकि इमिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी 6-7 प्रॉपर्टी ऐसी हैं, वही प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, लिख लेंगे। यही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ये बेसिकली क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, और इमेजिनरी लाइन होने के बाद इसमें क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन जो होती है इसमें क्या होता है, स्मॉल एक कर्व ड्रा होता है, ठीक है। और इसी कर्व को जो ड्रा करते हैं, इसी कर्व को ड्रा करने के लिए देखते हैं कि ये क्या होता है कि ये इसके टेंजेंट से एक पॉइंट और बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट का मतलब अगर एंगल, मान लो यहाँ पे हमने टेंजेंट खींचा तो ये एंगल यहाँ पे, तो डायरेक्शन ये बता रहा, अगर हमने यहाँ पे
यहाँ पर टेंजेंट थीटा, तो ये एंगल ये बता रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन ये बता रहा है। अगर हमने टेंजेंट यहाँ पे खींची तो ये थीटा इधर बनना है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर बता रहा है, इधर। अगर हमने टेंजेंट इधर खींचा तो ये डायरेक्शन क्या बताएगी, ये। तो टेंजेंट हमेशा क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, एक बार लिखा देते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नो डायमेंशन में EX क्या लिखा है सर? अरे वो लिखा हुआ क्रॉस कटा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, हटा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एमिशन कहाँ पे होगा। ये चार्ज है, तो चार्ज होने का मतलब क्या है, अगर जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है, E=F/Q0, यही तो निकल के आएगा। तो ये क्या था, चार्ज ही तो था, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है। देख लो